सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय भौतिकी के अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र तथा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के विगत 6 वर्षों में जो बोर्ड परीक्षा में हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न जिसमें निर्धारित अंक 2 होते हैं, 2 अंक वाले जो प्रश्न हैं जितने भी आए हुए हैं 6 वर्षों में, उनका आज के हम इस वीडियो में प्रश्नों को हल करेंगे। साथ ही साथ ये जो 2 अंक वाले हैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अर्थात आंकिक प्रश्न भी हैं, गणितीय प्रश्न हैं, उनको भी हम करेंगे। चलिए सभी विद्यार्थियों को मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें विगत 6 वर्षों के 2 अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे हम, जिसमें इकाई 1 में 2 अध्याय हैं उससे संबंधित। इससे पहले हमने 1 अंक वाले अध्याय या इसी इकाई के प्रश्नों को हल किया है, जिसके 2 भाग बने हुए। जो विद्यार्थी अभी तक उनको देखे नहीं है, लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ साथ जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन कर लीजिए। इसी तरह से बोर्ड परीक्षाओं के लिए आगे भी वीडियो आते रहेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कर दीजिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ वीडियो की और देखते हैं क्या प्रश्न लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न लगा हुआ है, जिसमें एक विद्युत क्षेत्र है 6i + 3j + 4k द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, किया गया है। XY तल में स्थित 20 मात्रक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करिए। अब ये देखिए 6i + 3j + 4k विद्युत क्षेत्र बोल रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बात कर रहा है। क्लियर हो गया बात। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सॉल्यूशन। अब ये बनेगा कैसे, ये एक आंकिक प्रश्न है, ये कैसे बनेगा इसको हमको समझना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है, जिसका मान दिया है सदिश रूप में दिया है 6i धन 3j धन 4k। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर XY तल बोला है, तो इसके लिए मेरे को तल की रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स ले लेता हूँ, जिससे हमारा ये आ जाएगा। ये चलिए मैंने एक तीर ले लिया है। क्लियर हो गया बात। चलिए इसका थोड़ा सा मैं आकार प्रकार बदल देता हूँ, ताकि ये अच्छे से हमको क्या हो सके, दिख सके। क्लियर हो गया बात। चलिए इसका मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, मोटाई बढ़ा लेता हूँ। क्लियर हो गया। चलिए अब इसी का 3 भागों में मैं, जो कि मेरे को चाहिए। ठीक है, चलिए देखो XYZ हमारा पता है सबको कैसे बनता है। ये जेड अक्ष है। क्लियर हो गया बात। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा। ठीक है, XYZ आपने तल देखा होगा इस तरह से त्रिविम। ठीक, चलिए एक को X मान लेते हैं, तो ये Y और ये Z अक्ष। ठीक है, चलिए इनका एक ग्रुप बना देता हूँ, ताकि इसको बार बार हमें जरूरत अभी अगर पड़ेगी तो भी हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा XYZ। अब ये देखो XY तल पर यहाँ पर कोई मेरे पास क्षेत्रफल है या कोई एरिया है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 20। ये XY पूरा है, ये X है, ये Y है। इसी जमीन में मेरा कोई क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 20 मात्रक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से विद्युत फ्लक्स गुजरने वाले की गणना करनी है।
मतलब फाई ए का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिख लो रहो आप, दिया गया है, ठीक है। फाई ए विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है, क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल हमारा क्या दिया है, ds जो दिया है और 20 दिया है। लेकिन यहीं पे हमको समझना है, ये देखो ये सदिश है, ये केवल मात्रा दिया गया है, तो भैया याद रखो ये जो क्षेत्रफल है इसके लंबवत, याद रखो क्या बोल रहा हूं मैं, इसके लंबवत जो भी आएगा वही ds की दिशा रहेगी। तो मैं आपको बता दूं भैया x और y में तो ये जो तल है वो लंबवत कौन रहेगा, ये z अक्ष वाला। क्लियर हो गया बात, ये मेरा जो z अक्ष वाला है ना वही हमारा लंबवत रहेगा। इसका मतलब इस क्षेत्रफल के जो लंबवत है वो z अक्ष के समांतर हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर हो गया, मतलब जो z अक्ष है और ये जो मेरा लंबवत है इस यहाँ पर क्षेत्र पर, ठीक है, इस पृष्ठ पर जो लंबवत है वह किसके समांतर हो जाएगा, जेड के। अब जेड के समांतर आ गया मतलब ये 20 के साथ क्या जुड़ जाएगा, के जुड़ जाएगा, क्योंकि तो जेड अक्ष रहेगा एक्स वाई नहीं रहेगा। इसमें देखो 0 आई धन 0 जे धन कितना आएगा मेरा 20 के। क्लियर है, इसीलिए मैं इसका आंसर है हमारा ds का जो है मान है वो क्या हो जाएगा 20 के हो जाएगा, क्योंकि मेरा जेड अक्ष है केवल वही दिशा रहेगी, ये ds की दिशा है भैया जेड अक्ष के समांतर। ठीक, तो जेड अक्ष की दिशा में मेरा ds का दिशा रहेगा, अर्थात उसमें k मिलेगा और x और y वाला है वो नहीं मिलेगा, मतलब i और j के नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया बात। चलिए अब हमारा सूत्र क्या लगता है, आई ए बराबर E डॉट ds। क्लियर हो गया बात। चलिए अब इस तरह से जब इसको देखेंगे E डॉट ds को तो आपको क्या मिलेगा, दोनों का क्या करना है, अदिश गुणन करना है, क्योंकि ये अदिश राशि है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अदिश गुणन कैसे करते हैं देख लीजिए, ये मेरा रहा 6i धन 3j धन 4k, इसका गुणा रहेगा 0i 0j और 20 के। तो जब भी अदिश गुणन होता है तो आई के साथ गुणा होगा, जे के साथ और के साथ। तो 6 गुणित 0 धन 3 गुणित 0 धन 4 गुणित 20, और ये आ गया 0 0 और 20 चौक कितना हो जाएगा मेरा 80। ठीक है, ये आ गया मेरा 80 मात्रक आ गया विद्युत फ्लक्स। इसमें ये गिना जाएगा, आप जान रहे हैं न्यूटन प्रति कूलम और मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम और क्या रहेगा मीटर स्क्वायर में। क्लियर हो गया, और इस तरह से इसकी क्या हो जाएगी गणना हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न में, और इनकी हमको फिर से जरूरत पड़ेगी इसकी। क्लियर हो गया बात, चलिए यहां से इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी, और बस। ठीक है, चलिए दूसरा को देखो। बिल्कुल, क्योंकि मतलब लगभग जितने भी सेट हैं उस सेट में हमारे पास एक जैसे आए रहते हैं। क्लियर हो गया बात, बस मान को थोड़ा बहुत क्या करते रहता है, बदलते रहता है। इसका तात्पर्य है कि आप इसे फटाफट निकाल सकते हैं। यहाँ पर मात्रक को बदलना है, ये 5, बाकी जो प्रोसीजर है सारा प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। चलिए सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, लिखता हूं, दिया गया है, ये वही काम होगा, एक बार समझने की जरूरत है। ठीक है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, ये ds का मेरा डायरेक्शन है, इसमें कितना है 5, ये एक्स वाई तल में कोई है ना जो 5 मात्रक क्षेत्रफल रख रहा है। क्लियर हो गया बात, ds का क्षेत्र है ना, क्षेत्रफल है वो मेरा 5 है, दिशा जेड के समांतर रहेगी। क्लियर हो गया, इस कारण मेरा ds का मान आ जाएगा 0i 0j धन 5 के, और यहाँ पर मेरे पास E का मान दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र है सदिश रूप में सेम वही है,
ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए, सेम टू सेम करेंगे। क्लियर है। 5A हमको फिर से निकालना है और DS हमको दिया है 0I 0J धन 5 के। क्लियर हो गया। अब हमारे पास सूत्र क्या कहता है, 5A बराबर A डॉट DS। ई का मान हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर आएगा 3I धन 2J धन 4 के। डॉट होगा, डॉट प्रोडक्ट है, 0I धन 0J धन के 5 के। क्लियर है। आई के साथ होगा, जे के साथ होगा और के साथ गुणा होगा। डॉट वाले में ऐसे होता है, तो 3 गुणा हो जाएगा 0, 2 गुणा हो जाएगा 0, 4 गुणित हो जाएगा 5। ये 0 0 हो गया, या 4 पंचे 20 आ गया, वही न्यूटन प्रति कूलम और ये मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ऐसा भी बोलते हैं। ठीक, ये हो गया। चलिए सेम टू सेम वही कहानी अभी भी सेट सी में भी है, 2024 के सेट सी में आया है। विभव मात्रक 10 दिया है और ये विद्युत क्षेत्र दिया है। नहीं बताएंगे तो भी तो बन जाएगा, परंतु चलिए बता देते हैं। ये 20 के जगह आप सीधा सीधा कितना हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है। ये मेरा DS, ये मेरा Z, ये X और ये Y। एक्स वाई में कोई तल है, सेम टू सेम बन रहा है, इसमें और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये आ गया 0I 0J और ये आ जाएगा आप 10 के। कारण क्योंकि ये जो लंबवत एक्स वाई है उस पर जो लंब जो निकलेगा वो जेड अक्ष के समांतर दिखेगा, तो जेड अक्ष के दिशा में ये जो क्षेत्रफल की है वो दिशा रहेगी। तो दिशा मतलब मेरे पास जेड अक्ष में रहेगा, मतलब के रहेगा, है ना। मतलब जो 10 है वो के की दिशा में है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए लिखता हूं मैं सॉल्यूशन। दिया गया है, क्या दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता I धन 2J धन कितना के 4 के। ठीक है। चलिए मेरे को क्या निकालना है, 5A निकालना है। क्या दिया है, DS कितना दिया है, 0I धन 0J धन 10 के। क्या सूत्र है, IE है ना, बराबर क्या रहता है, E गुणित DS या E डॉट DS। E का मान रख दीजिए, I धन 2J धन कितना है 4 के है। इसका मैं डॉट कर लूंगा किसके साथ, 0I 0J धन 10 के। अब वही वाला सेम प्रोसेस चलेगा, I के साथ, J के साथ और K के साथ। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक है, एक का गुणा 0, 2 का गुणा 0 और 4 का गुणा 10, 0 0 हो जाएगा, 4 दाम कितना आ जाएगा, ये 40। है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे पास विद्युत फ्लक्स, है ना, प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 में। ठीक है, 2024 में आया हुआ था। ठीक, सब में फ्लक्स की गणना करनी थी, मान को केवल क्या किया था, अलग अलग दे दिया था। अब देखो ये हमारा चित्र है, 2023 में आया हुआ है, चित्र दिया हुआ है आपको। सेट ए में पूछा गया सवाल है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। क्लियर हो गया बात। अब देखो भैया, यहाँ पर ए और बी को जब जोड़ोगे, ये तीनों एक ही लाइन में है, ये देख लो, इनके बीच और कोई दूसरा सीधा जुड़ा नहीं है। मतलब ये देखो, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये जो तीनों बात कर रहा हूं, ये तीनों एक श्रेणी में है, एक सीधी रेखा में है। तो इसको क्या नया डिजाइन से इस प्रकार डिजाइन किया जा सकता है क्या, ये देखो, मैं ये वाले को, ये वाले को और ये वाले को, ठीक है, इसको सीधी रेखा में ले आया, ये ए बिंदु इधर आ गया। ठीक, ये तीनों एक लाइन में है भैया, देख लो,
तीनों को एक बना दिया। ये देखो यहाँ से तो ए जुड़ा हुआ है ना, चलो ए हमको इधर इस बिंदु से जुड़ाना है ए को, और उसके बाद इधर 9 फैराड का ये लगे रहेगा। फिर मेरा ये जो है, ये देखो ये वाला को, इसका दूसरा और इसका पहला, का दूसरा और इसका, ये देखो पहला ये वही वही वाला है, ये ऐसा मुड़ा हुआ था ऐसा हो गया बस। फिर वही तो हुआ ना, दोनों सेम हो गए। तो इसको इस तरह से नया डिजाइन में मैंने लिख दिया। क्लियर हो गया बात। चलिए मैं इसको थोड़ा हटा लेता हूँ क्योंकि इसका अलग से यहाँ पर चित्र बना दिया गया है। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब चलिए क्या करना है, हल करना है भैया। बिल्कुल हल कर लेते हैं। हल करेंगे क्या मिलेगा, देखो थोड़ा सा ऊपर खिसकाता हूं मैं। आपको पता होना चाहिए यदि कोई भी संधारित्र यदि समांतर क्रम है, मतलब इन तीनों को मिलाकर आप एक बना लोगे, ये तीन लोग हैं उसको एक बना लो। क्लियर है। यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, जब संधारित्र, ठीक है, श्रेणी क्रम में हो तो तुल्य धारिता हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1 धन 1/c2 धन 1/c3 श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये संधारित्र की धारिता के लिए मैं निकाल रहा हूं। तो 1/c बराबर, यहाँ पर देखो 9 9 9 है, 1/9 धन 1/9 धन 1/9। तो 1/9 कितने बार आ गया, 3 बार, मतलब एक ही चीज 3 बार जुड़ रही है तो 3 गुणा कर देते हैं 1/9। 3 एकम 3 तिया, तो c का मान आ जाएगा 1/c बराबर 1/3। और इस प्रकार इसको जब पलटोगे ये c/1 हो जाएगा और ये आएगा 3/1, अर्थात c का मान आ गया आपका 3, वो भी माइक्रो फैराड। मतलब ये तीनों मिलके 3 बन गए। ठीक, तो क्या मैं इसको अब एक नया डिजाइन फिर से ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो ठीक है, ये देखो इसको फिर मैं वो तीनों को मिलाकर एक फिर बना लूंगा। क्लियर हो गया बात। तीनों को मिलाकर मैं क्या कर लेता हूं, मैं एक फिर बना लेता हूं। चलिए यहां मैं इसको चिपका देता हूं, ये देखो क्लियर हो गया बात। चलिए ये आ गया समझ में। ये देखो यहीं पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसको बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट थोड़ा सा सबको ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा सा। चलिए दिख रहा होगा आप सभी को पूरा, हाँ चलिए दिख रहा है, ओके एकदम क्लियर है। अब देखो यहीं पे ये तीनों मिलके एक आ गया है, एक नया बन गया, और जिसकी संधारित्र की धारिता कितनी हो गई है, 3। तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। क्लियर हो गया बात, 3 बना दिया। अब देखो ये देखो ए और बी के बीच में ये 9 है, ये 3 है, और दोनों समांतर क्रम में है। ठीक है, तो समांतर क्रम के लिए क्या सूत्र है, ठीक है, समांतर क्रम के लिए क्या सूत्र है, मैं यहाँ लिखता हूँ, जब संधारित्र क्या हो, समांतर क्रम में हो, तो हमारे पास सूत्र होता है कि मेरा C बराबर है ना, या फिर तुल्य धारिता लिखता हूं मैं, तुल्य धारिता C बराबर C1 धन C2, सीधा सीधा जोड़ देना है। ये 9 है, ये 3 है, बराबर 12 माइक्रो फैराड। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया बिल्कुल। अब इसी प्रकार से हमारा एक और प्रश्न है जो सेट बी में आया हुआ है, सेम टू सेम। क्लियर हो गया बात।
तो ये भी वैसे ही, मतलब इसको भी वैसे करना है। वहां 9 था, यहाँ 6 है, बाकी कुछ करना नहीं है, तो ज्यादा मैं अपने दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। क्लियर हो गया बात? आपको समझ में आ गया होगा, एक चीज समझ में आ गई है। तो ये देखो, ये अकेला था, ये तीनों मिल के क्या हो गया, इसको मैं एक लाइन में ले आया, ऐसा बना दिया। फिर इसका मैं अभी कैलकुलेट करूंगा, और कितना आ रहा है वो अभी मेरे को नहीं मालूम, तो मैं यहाँ अभी उसको लिखूंगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो मैं तीनों चित्र एक साथ बना दिया हूँ, ठीक, और सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखो, ये तीनों एक क्या है, श्रेणी में है। ठीक है, ये तीनों की बात कर रहा हूं। तो जब क्या है, संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो तुल्य धारिता है ना, तुल्य धारिता मेरा क्या रहता है, 1/c नियम कहता है, 1/c1 धन 1/c2 धन 1/c3। क्लियर हो गया? अब ये 1/c बराबर 1/6 धन 1/6, और एक बार और 1/6, और एक ही चीज 3 बार आ रही है, जुड़ रही है, तो वो 3 गुना है, तो 1/6 का 3 गुना, 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये 1/c है, और ये 1/2 है। पलटी मारेंगे तो ये c/1 हो जाएगा, जो कि c आएगा, और ये 2/1 माने 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों मिलके कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, अब ये तीनों का मिलान होके एक नया बन गया, और जिसकी धारिता कितने हो गई, 2 माइक्रोफेराड। क्लियर हो गया बात? 2 माइक्रोफेराड हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों समांतर क्रम में है। चलिए यहाँ पर लिखता हूं, जब क्या रहे, संधारित्र कौन से क्रम में रहे, समांतर क्रम में हो, तो समांतर क्रम में क्या होता है, सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो तुल्य धारिता, ठीक, सी बराबर हो जाएगा C1 धन C2 के, दो लोग हैं, तो एक के है 6 और दूसरा है 2, 6 और 2 कितना हो गया, 8 माइक्रो फेराड, और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? अब इसी प्रकार तीसरा सेट में भी आया होगा, तो तीसरा सेट में क्या देखे आया, देखो जरा इसको, तीसरा सेट वही 3 वाला है, फिर वही इन तीनों को बढ़िया से जमाना है हमको, तीनों एक ही श्रेणी में दिख रहे हैं, इसको फिर जमा दिया मैंने। क्लियर हो गया बात? ये तीनों जम गया। अब ये तीनों से जो निकलेगा, अभी पता नहीं कितना निकला है, जो आएगा उसको लिखूंगा यहाँ पर, फिलहाल इसको सॉल्व करता हूँ। चलिए, सॉल्यूशन हमारा है, क्या लिखना है, जब संधारित्र क्या हो, श्रेणी क्रम में हो, तो जो तुल्य धारिता है 1/c होता है, जो कि 1/c1 धन 1/c2 धन 1/c3, और सब में तीनों के पास 3 है भैया, देख लो, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/3 धन, एक बार फिर से 1/3, और एक बार और 1/3, तो 1/3 3 बार आया है, तो 3 गुणित 1/3, 3 से 3 काट, और ये आ गया 1, जो कि 1/c है, तो पलटी मारोगे तो भी तो एक ही आएगा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद इसका मतलब यहाँ पर जो ये तीनों लोग मिलके जो आए हैं, एक नया बन चुका है, वो कितने का है, 1 माइक्रोफेरेड का है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। अब ये 1 माइक्रोफेरेड इस 3 माइक्रोफेरेड के साथ समांतर क्रम में है, ठीक, तो हमारा नियम क्या कहता है वो देख लो, जब मेरा संधारित्र ऐसा हो, समांतर क्रम में हो, तो तुल्य धारिता
ठीक है। C बराबर C1 धन C2 जो कि आ जाएगा मेरा 3 धन 1 बराबर 4 माइक्रोफैराड। क्लियर हो गया। और ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया बात। इस तरह से बनाना है। अब आगे देखते हैं हमारा। ठीक, आगे में क्या दिया हुआ है। आगे जो मेरा प्रश्न है, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है। धनात्मक एवं ऋणात्मक विभव का अर्थ बताइए। 2022 सेट ए में आया हुआ है ये प्रश्न। चलिए देखते हैं तो फिर इसका उत्तर। इसका उत्तर ये है कि पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, आप जान रहे होंगे, है ना, क्योंकि इसकी त्रिज्या ही 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर यहीं पे नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। क्या है, तो पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि उससे कुछ आवेश देने या उससे कुछ आवेश लेने से भी उसके विभव में कोई अंतर नहीं होता। ये उस प्रकार है जैसे समुद्र में 3-4 लोटा पानी निकाल लो, फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, डाल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही है, उसमें से कुछ आवेश निकाल लो या कुछ आवेश दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और आपको पता होना चाहिए, ठीक है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब आवेश की मात्रा ही विभव के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, समझ में आ गया बात। प्रकार देखेंगे, कुछ आवेश देंगे या लेंगे तो उसके विभव में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अतः पृथ्वी के विभव को क्या मान लिया जाता है, शून्य माना जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ लिखा है, यदि वस्तु का विभव, ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक की बता रहा हूं मैं, ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का विभव VE मान लेता हूं, और ये कोई वस्तु है जिसका विभव VA ले लेता हूं, कोई वस्तु जिसका विभव VA ले लेता हूं। ठीक, तो क्या है, पृथ्वी के विभव से अधिक हो, पृथ्वी के विभव से अगर ये ज्यादा हो गया तभी क्या हो जाएगा मेरा, धनात्मक विभव। और वही अगर पृथ्वी के विभव VE से, तो VE ज्यादा हो जाए और ये वस्तु का विभव है, मान लेते हैं इसको B, तो अगर छोटा हो जाए तब ये क्या होगा, इसके पास कैसा होगा, ऋणात्मक विभव। चलिए एक और बढ़िया कारण बताता हूं मैं, ध्यान से सुन लो। जब आ गई पृथ्वी के विशालकाय आकार की वाली चर्चा ही हो गई, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा साइड में रखता हूं। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखो, संधारित्र, जो पृथ्वी एक संधारित्र की तरह काम करता है, ठीक है, मतलब इसकी धारण क्षमता अधिक है, धारण क्षमता अधिक, अधिक क्या, बहुत अधिक लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ग्रहण या संग्रहण करने की क्षमता है ना, बहुत अधिक है। इसका मतलब इसकी धारिता भी अधिक है, अति अधिक है, धारिता भी बहुत अधिक, मतलब लगभग अनंत के बराबर है। जो बहुत ज्यादा है, मतलब वो अनंत, ठीक, बहुत ज्यादा है मतलब क्या समझे आप, अनंत। क्लियर हो गया। और आपको पता होना चाहिए सूत्र, Q बराबर CV, अगर C नीचे आया तो विभव बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C, और C अगर मेरा अनंत है तो किसी को अनंत से भाग देंगे तो शून्य आएगा। अतः पृथ्वी का जो विभव है वो क्या होगा, शून्य होगा। ये इस तरह से भी आप उसे समझ सकते हैं। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल ठीक। धनात्मक विभव हो गया, ऋणात्मक विभव हो गया। पृथ्वी का जो विभव है उसके शून्य होने का कारण भी पता चल गया।
तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगले के लिए। प्रश्न क्रमांक 8, एक समान रूप से आवेशित किसी गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव का मान कितना होगा। ये 2022 के सेट बी में आया है प्रश्न। चलिए इसका उत्तर देखो। एक समान रूप से आवेशित किसी गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। कारण भाई ध्यान से जरा जिसे समझो आप। देखो भैया इसके अंदर तो है ही नहीं आवेश, आवेश तो इधर है, आवेश है ही नहीं, आवेश 0 है अंदर में, तो तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। दूसरी चीज विद्युत विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा, मतलब यह समविभव पृष्ठ की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक है, तो विद्युत विभव एक का मान जो है एक समान हो जाएगा, और जो क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 और विद्युत विभव का मान क्या होगा, एक समान हो जाएगा। क्लियर है। इसको हम लोग यदि विद्युत विभव है ना एक समान हो जाए तो समविभव पृष्ठ भी कहते हैं, है ना भाई। चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। अब ये बोल रहा है देखो, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की 2 सीमाएं, वो किस हद तक नियम लागू हो पाएगा वो आपसे पूछ रहा है। 2022 में ही सेट सी में आया हुआ है। चलिए सबसे पहले तो ये जो नियम है केवल बिंदु आवेश पर लागू होगा या बिंदु आवेश के लिए सत्य होगा। दूसरा, यह नियम केवल स्थिर आवेशों पर, मतलब स्थिर वैद्युत पर ही लागू होगा। ठीक है, गतिमान आवेश पर लागू नहीं होगा। ठीक है, गतिमान आवेश पर लागू नहीं। क्लियर हो गया। तो ये इसकी लिमिटेशन है कि इसमें होगा उसमें नहीं हो पाएगा, और केवल बिंदु आवेशों के लिए ही क्या है वो सत्य माना जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमने जितने भी यहाँ पर प्रश्न 2 नंबर वाले थे, अभी 3 वर्ष के हुए हैं। एक एक ईयर में, एक एक वर्ष में 3 सेट होते हैं, 3 9 प्रश्नों को हल किया, मतलब 3 वर्ष का हो गया। शेष जो प्रश्न हमारे हैं उसको हम अगले भाग में 3 वर्षों के जो शेष प्रश्न हैं उसको अगले भाग में लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और हमारे जो 1 नंबर वाले या 1 अंक वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उसका वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, 2 भागों में वो आपको मिल जाएगा, पूरा देख सकते हैं। साथ साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं इसका अगला भाग में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।